आप सभी का हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। आज फ्रेंड्स हम लोग जल्दी से सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे मानव शरीर संरचना का। उसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, उनके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, तंत्रिका तंत्र क्या है? तो तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल है। तंत्रिका क्या है? कोशिकाओं से बना एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और संदेश को शरीर के अंग अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तंत्रिका तंत्र भी एक प्रकार का ऐसा संस्थान है जो शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन करता है। ठीक है, जैसे हमारा चलना, फिरना, बोलना, सोचना, समझना, डर जाना, बेहोश हो जाना आदि सभी क्रियाएं स्नायु संस्थान या तंत्रिका तंत्र द्वारा निर्देशित की जाती हैं। तो तंत्रिका तंत्र को हम इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं और हिंदी में इसे स्नायु संस्थान भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। फिर है तंत्रिका तंत्र या स्नायु संस्थान के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो तंत्रिका तंत्र व स्नायु संस्थान के प्रमुख अंग हैं मस्तिष्क। स्नायु संस्थान हमारे शरीर की संपूर्ण बाह्य आंतरिक कार्य विधियों का एक मुख्यालय है जिसका मुख्य अंग मस्तिष्क है। तो ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र या स्नायु संस्थान का मुख्य अंग कौन है? तो मुख्य अंग है मस्तिष्क। ठीक है, स्नायु संस्थान हमारे शरीर के संपूर्ण बाह्य व आंतरिक कार्य विधियों का एक मुख्यालय है जिसका प्रमुख अंग कौन है? मस्तिष्क। याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है स्नायु नाड़ियाँ क्या है? तो मस्तिष्क का समस्त अंगों के साथ संबंध एक प्रकार की नाड़ियों की तरह होता है जिन्हें हम स्नायु नाड़ियाँ कहते हैं। यह नाड़ियाँ जाल की भांति समस्त शरीर में फैली रहती हैं। इन महीन महीन नाड़ियों से मिलकर एक मोटी नाड़ी बनती है जिसे हम सुषमा नाड़ी कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क, स्नायु नाड़ी तथा सुषमा नाड़ी आदि मिलकर स्नायु संस्थान में भाग लेती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र या स्नायु संस्थान की मूल इकाई कौन है? तो न्यूरॉन। ठीक है, फिर है न्यूरॉन किसे कहते हैं या तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? तो स्नायु संस्थान के विभिन्न अंगों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है जिसे तंत्रिका कोशा या स्नायु कोशा अथवा अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करता है। ठीक है, फिर आपका आता है तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु या सुषमा से। ठीक है, फिर तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। पहला है केंद्रीय स्नायु संस्थान जिसमें मस्तिष्क तथा सुषमा आता है। फिर परिधीय स्नायु संस्थान, इसमें मस्तिष्क व सुषमा से निकलने वाली समस्त स्नायु नाड़ियाँ आती हैं। फिर स्वायत्त स्नायु संस्थान, इसके अंतर्गत स्वेच्छा से कार्य करने वाली स्नायु नाड़ियाँ आती हैं। ये मस्तिष्क के नियंत्रण से स्वतंत्र होती हैं। फिर आपका आता है केंद्रीय स्नायु संस्थान क्या है? तो तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। ठीक है, तो चलिए, या मेरुरज्जु या सुषमा या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बात एक ही है। तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो देख लेते हैं। 3। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। तो आपका अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम और डाइएनसीफेलॉन। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिबल पेंडकल। ठीक है, फिर पश्चिम मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, फिर आपका है डाइएनसेफॉन को 2 भागों में बांटा गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है उसे 2 भागों में बांटा गया है, मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है और पश्चिम मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। फिर आपका अग्र मस्तिष्क का डाइएनसेफॉन को 2 भागों में बांटा गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये चार्ट अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर आपका आता है मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम
में बंद रहता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो उसे बाहरी आघातों चोट से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। फिर आपका अग्र मस्तिष्क, देखिए अब आराम से लोग समझते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन आता है। सेरिब्रम का क्या होता है इसमें, तो यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, ठीक है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों का ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। फिर आपका डाइएनसेफेलॉन में थैलमस और हाइपोथैलेमस आता है। तो थैलमस क्या करता है, ये दर्द, ठंडा व गर्म को पहचानने में मदद करता है। और ये हाइपोथैलेमस है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का क्या करता है, नियंत्रण, हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं और यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में है, ठीक है। फिर आपका आता है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो EEG का, ठीक है। फिर मध्य मस्तिष्क में आएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा आएगा सेरिब्रम पेंटकल, ठीक है। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में आएगा यह दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। और सेरिब्रम वाला तो इसे क्रूरा सेरिब्रेरी भी कहते हैं। तो इसे क्रूरा सेरिब्रेरी भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। फिर पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में आपका क्या, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिब्रम ये मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है, वह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकन, ग्रंथि स्राव व हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण करना, ठीक है। फिर मेरुरज्जु क्या है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग है। मेरुरज्जु क्या है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग है। मेरुरज्जु भाग ही मेरुरज्जु बनाता है। इसका मुख्य कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय, अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य करता है। मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवाहन करता है। फिर आपका आता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया, तो मार्शल हॉल ने। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल व मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। तो इन्हें क्रमशः कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। फिर आपका आता है मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं एवं कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। फिर नॉरएड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। तंत्रिका उत्तक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र क्या है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। मस्तिष्क के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगरी ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया। फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं, 2। पहला है अनुक्रमिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परा अनुक्रमिक तंत्रिका तंत्र। तो अब पढ़ते हैं अनुक्रमिक तंत्रिका तंत्र क्या है, तो ये स्वतंत्र स्नायु नाड़ियां हैं। तो अनुक्रमिक तंत्रिका तंत्र क्या है, तो ये स्वतंत्र स्नायु नाड़ियां हैं जिनकी क्रिया अचेतन स्तर पे होती है। जैसे सोते समय किसी अंग का खुजाना, मतलब बिल्कुल इंसान चेतना ही में नहीं, चेतन मन में, ठीक है। जैसे सोते सोते किसी अंग का खुजाना, तलवे में गुदगुदी करने पर पैर हटा लेना, इन कार्यों के लिए आवश्यक नहीं है कि बाह्य वातावरण की उत्तेजना या संवेद मस्तिष्क तक अवश्य पहुंचाया जाए। इसके अतिरिक्त अभ्यासवश हम जो भी सारी क्रिया अनजाने में करने लगते हैं वे सभी इन्हीं नाड़ियों में आती हैं। किसमें, अनुक्रमिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। फिर आपकी आती हैं
अनुक्रमित नाड़ियाँ क्या हैं? ये नाड़ियाँ अनुक्रमित नाड़ियों के विपरीत कार्य करती हैं तथा अंगों की क्रिया की गति को कम करती हैं। फिर सुषमा नाड़ियाँ क्या है? या स्पाइनल को नर्वस क्या है? तो सुषमा नाड़ियाँ के 33 जोड़े सुषमा के दोनों और लगभग समान दूरी पे निकलते हैं। इसकी एक शाखा सुषमा के सामने की सतह से निकलती है जिसे प्रेरक मूल या पृष्ठमूल कहते हैं। दूसरी शाखा सुषमा के पिछले भाग से आरंभ होती है, इसे संवेदी मूल या चालक मूल कहते हैं। फिर आपका है उत्सर्जन तंत्र क्या है? तो जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि। ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जन कौन कौन से हैं? तो वक्र, त्वचा, यकृत, फेफड़ा, बड़ियाद और मलाशय। ये सब विषैले अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। वक्र क्या है? तो मनुष्य व अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग का एक जोड़ा वक्र है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक किडनी 1,30,00,000 नालियों से बनकर बनी होती है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वक्र की क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है जिसे ब्रोमेन संपुट कहते हैं। फिर आपका आता है वक्र के कार्य क्या है? तो वक्र रक्त प्लाज्मा के विभिन्न घटकों तथा तत्वों की मात्रा को नियंत्रित करना व उनका संतुलन बनाए रखना। जब भी रक्त में कोई तत्व आवश्यकता से अधिक हो तो गुर्दे उसे मूत्र के द्वारा शरीर से निष्कासित कर देते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त गुर्दों द्वारा ही तत्वों की मात्रा संतुलित की जाती है। रक्त में मिले हुए विकारों जैसे यूरिया, एसिड, लवण आदि को छानकर पृथक करना तथा शरीर से बाहर निकालना। फिर है इसका रक्त में एक नियमित अम्लता का होना आवश्यक है, किंतु यदि रक्त में अम्लता या क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं तो गुर्दा उनका विसर्जन करते रहते हैं। उत्सर्जन क्रिया क्या है? मल पदार्थों के शरीर से निकलने की क्रिया उत्सर्जन या मलोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। इस प्रकार मलोत्सर्गी अंगों का वर्णन करने वाले संस्थान को मलोत्सर्ग या उत्सर्जन संस्थान कहते हैं। वक्र की स्थिति व बनावट बताइए। तो वक्र संख्या में 2 होते हैं। पहला वक्षोदर मध्यस्थ पेशी के नीचे, दूसरा उदर गुहा के ऊपरी भाग में पाचक अंगों के पीछे। ठीक है। मेरुदंड के बाईं व दाहिनी ओर अंतःपुष्करिकाओं के सामने स्थित होता है। ठीक है। इनका रंग कैसा होता है? भूरा। ठीक है। वक्र की बनावट कैसी होती है? तो वक्र सेम के बीज के समान 10 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 2.5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। इनका बाहरी भाग मध्य भाग की ओर कुछ उभरा हुआ होता है जिसे उन्नोत्तर या कॉर्टेक्स तथा अंदर के भाग को नतोदर या कॉनकेव तथा मध्य भाग को मेडुला कहते हैं। अंदर की ओर से धसे हुए भाग को हाइलम कहते हैं। दोनों गुर्दों के ऊपरी भाग पर एक एक ग्रंथि स्थित होती है जिसे हम एडिनल ग्रंथि कहते हैं। इससे एक प्रकार का स्राव होता है जो शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा, एडिनल ग्रंथि। फिर वक्र संपुट या वक्र आवरण क्या है? तो प्रत्येक गुर्दे के ऊपर तंतुमय ऊतकों से बना हुआ आवरण चढ़ा होता है जो वक्र संपुट या वक्र आवरण कहलाता है। वक्र के चारों ओर किसकी परत होती है? तो वसा की। मूत्रवाहिनी क्या है? तो दोनों वक्रों के मलोदर भाग से एक एक नलिका निकलती है जो अपने आरंभिक स्थान पर कीप के समान होती है किंतु सक्रिय होकर बाहर निकलती है। इस नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। अंत में ये मूत्राशय में प्रवेश कर जाती है। मूत्रवाहिनी सैत्रिक तंतुओं से बनी होती है। इंपॉर्टेंट, मूत्रवाहिनी सैत्रिक तंतुओं से बनी होती है जिसके अंदर की ओर स्लैक्स में झिल्ली चढ़ी होती है। ठीक। फिर है रक्त के शुद्धिकरण